आज की वीडियो में हम बात करेंगे नौसिया एंड वॉमिटिंग के बारे में कि ये क्या होता है, देन किस कारण से हो रहा है, क्या इसके सिम्टम्स है, क्या हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, फिर हम क्या इस केस में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा मेड। तो ये जो वीडियो है ये हर किसी के लिए है, कोई भी इसे देख सकता है क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है हमारी, बोल सकते हैं जैसे नोज़िया है, वॉमिटिंग है, ये किसी को भी हो सकता है, तो हर कोई देख सकता है और ये जनरली कह सकते हैं बहुत आम है ये होना, है ना। कोई भी आप देखोगे ना डिजीज़ है, किसी का भी साइड इफ़ेक्ट है या नॉर्मली कहीं आप घूमने फिरने जा रहे हो तो ये दिक्कत हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मालूम होंगी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और प्रॉपर ट्रीटमेंट देखना। नोज़िया एंड वॉमिटिंग, तो नोज़िया जो होता है ये हमारा इन्फेक्शन या अदर कॉज की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट का ओरली बाहर आना। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या कोई वायरल हो गया है ना, कोई भी, तो उस केस में जैसे मान लो टाइफाइड भी हो गया है, तो जो हमारा फूड है स्टमक में, है ना, कंटेन किया हुआ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइन में, तो वो फोर्सफुली उसका एक्सपल्जन हो जाता है। ठीक है, बाहर आ जाता है। और पहले फीलिंग होती है नौजिया की। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ थोड़ा लगता है कि यार उल्टी आने वाली है, मन पूरा जी जो है घबराने लग जाता है। देन उसके बाद पूरा जो फूड कंटेंट है हमारा, वो जो है जीआईटी के अंदर, वो हमारा क्या हो जाता है, निकल ही जाता है, एक्सपल्जन उसका हो जाता है। तो उस केस को हम बोलते हैं वोमिटिंग, उल्टी आ गई है। ठीक है, उल्टी आना इज नौजिया, देन उल्टी हो जाना इज वॉमिटिंग। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। और ये होता क्यों है, देखो हमारे ब्रेन स्टेम में क्या होता है, मेडुला सेंटर होता है ना, मेडुला ही हमारा वोमिटिंग सेंटर है। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होते हैं जो इस फैक्टर को, वोमिटिंग को करवा रहे हैं, है ना। तो वोमिटिंग एक प्रोटेक्टिव माना जाता है। क्यों, मानो एसिडिटी हो गई है तो उस केस में ज़रूरी है कि जो फूड कंटेंट है ना हमारे पेट में, वो सारा क्या हो, बाहर आ जाए, है ना। तो वो सही माना जाता है क्योंकि अगर वो अंदर ही रहेगा तो उससे दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो एक प्रोटेक्टिव माना जाता है वोमिटिंग को। ठीक है, लेकिन हर केस में नहीं। अब किसी की सर्जरी हुई है, ठीक है, किसी को कीमो दी गई है कैंसर के केस में, तो अब वहाँ पे अगर वोमिटिंग हो रही है, नौजिया वाली फीलिंग है, तो उसको सही नहीं माना जाता। उस केस में हमें मेडिसिन देनी ही पड़ती है। ठीक है, और मैं केसेस बताऊंगी अभी इसके अंदर और हम क्या क्या देख सकते हैं। और क्या होता है देखो इसमें, इनडाइजेशन में, वही जो मैंने अभी बताया, इनडाइजेशन में जब फूड स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता, फूड क्या होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तब उल्टी से बाहर आता है ना, वोमिटिंग हो जाती है। ऐसा डायरिया वाली कंडीशन में भी होता है, जब किसी को दस्त हो गए हैं उस कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, काफ़ी बोलते हैं ना कि इजी है ये समझना आपके लिए, है ना, क्योंकि हम इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, हमें पता है ये चीज़ें, बट क्यों हो रही है उसको थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, कॉजेज़ हमारे क्या क्या हो सकते हैं, नौजिया हो गया, ठीक है, वही जी घबराना, वोमिटिंग, उल्टी, यही है इसके, है ना। और नोज़िया वोमिटिंग इंडाइजेशन की वजह से होता है। इंडाइजेशन का मतलब है कि जो आपका खाना है, जो आपका पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाया, जिसकी वजह से खाने का मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है। तो वो ही सारा कंटेंट जो है आपका जीआईटी का, इंटेस्टाइन का, वो सारा बाहर आ गया है। और एक और होता है कि हम एसिडिटी देखते हैं, एसिडिटी की वजह से भी वोमिटिंग हो जाती है। एक और डिजीज़ होती है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इस केस में भी क्या होता है कि हमारी जो फूड पाइप है ना, दो उसमें क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। एक तो ऊपर ग्लॉटिस वाला होता है, एपिग्लॉटिस जिससे बोलते हैं, खाना माउथ से हमारे नेक में आया, है ना, तो वहाँ पे एपिग्लॉटिस है जो क्या करेगा, खाने का जो बैक है फ्लो वापस से माउथ में आने को रोक देगा। फिर वो खाना हमारे फूड पाइप में चला गया है, ठीक है, बट फूड पाइप में गया, फिर उसके बाद उसे स्टमक में जाना है। ठीक है, तो जो वो लोअर नीचे वाले एंड पे फूड पाइप के एक स्पिंक्टर होता है, वाल्व, वो क्या हो जाती है, वो ढंग से क्लोज नहीं हो पाती है ना, वो ओपन रह जाती है, जिस वजह से स्टमक का जो सारा कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वोमिटिंग हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वोमिटिंग एसिडिटी की वजह से भी होती है। ठीक है, तो और क्या वजह हो सकती है, देखो नोजिया एंड वॉमिटिंग, इंडाइजेशन हो गया। देन उसके बाद मोशन सिकनेस, जैसे ट्रैवलिंग के दौरान उल्टी आना। कहीं देखा होगा आपने कि अगर आप बंद गाड़ी में जा रहे हो, है ना,
कार हो गई या बस है, एसी वाली बस भी हो गई, बंद है, तो कुछ लोग उसमें सफ़र नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको क्या हो जाता है, उनका सर घूमने लग जाता है, उनका जो मेडुला है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उस केस में कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, सीटीजेड है, वो केमिकल्स रिलीज़ करने लग जाते हैं, है ना, जिनकी वजह से क्या डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है उस टाइम पे, है ना, डोपामीन रिसेप्टर एक्टिव हो गए, डोपामीन बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वोमिटिंग हो जाती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, मोशन सिकनेस। ट्रैवलिंग के दौरान सर घूमने लग गया और उससे क्या हो गई, उल्टी हो गई। और एक मॉर्निंग सिकनेस होता है, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखा जाता है कि ऐसा क्यों होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, क्यों? क्योंकि उनका स्टमक जो है वो पूरा, एब्डोमेन जो होता है वो सारा बल्ज हो जाता है एब्डोमेन पे, यानी जो वो स्फिंक्टर अभी मैंने जो बताया है स्टमक के जो ऊपर है ईसोफेगस का, जिसकी वजह से खाना वापस नहीं पहुंच रहा ऊपर, है ना। तो उस केस में क्या होता है, वुमेन के टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उस वाल्व पे, स्फिंक्टर पे, कि वो वाल्व जो होती है ना वो ओपन ही रह जाती है, वो क्लोज नहीं हो पाती। और उसकी वजह से भी कंटेंट पूरा बाहर आया, है ना, जो कंटेंट है उसके अंदर कंटेंट किया है स्टमक में, वो बाहर आता है और देन उस केस में उल्टी हो जाती है। तो ऐसा होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ। ठीक है, कई बार कुछ दवाइयों की वजह से भी नौजिया वॉमिटिंग होती है, हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और देखते हैं और हमारे क्या कारण हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ कारण इस प्रकार है, जैसे इन्फेक्शन बताया था मैंने कि अगर इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन हमारा बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, देखो वायरस की वजह से भी, है ना, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया और टाइफाइड हो गया। देन उसके बाद देखो वायरल गैस्ट्रो एंट्राइटिस है, यानी कि गैस्ट्रिक में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रही है हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, वायरस की वजह से, वायरल हो गया है, डिजीज़ हो गई है। उसके बाद ये देख सकते हैं जैसे गैस्ट्रिक रिटेंशन की वजह से भी, है ना। गैस्ट्रिक रिटेंशन क्या है कि जो गैस्ट्रिक का जो कंटेंट है वो काफ़ी देर तक है उसमें, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, वोमिटिंग हो जाएगी। एक्यूट गैस्ट्राइटिस है या फिर एक्यूट है ना, मतलब कि थोड़ा सा कम टाइम के लिए अगर इन्फ्लामेशन हो गई है इंटेस्टाइन में, उस केस में भी हो सकता है। या स्टमक में इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ गई है, तब भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में, यानी कि आंतों में क्या हो जाएगी, रुकावट है ना, जो आंत है हमारी वो बोलते हैं कि श्रिंक हो गई है, ठीक, नैरो हो गई है उसमें, तो उस केस में भी हमको वोमिटिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी होती है। फूड पॉइजनिंग आज की डेट में सबसे ज़्यादा वोमिटिंग कॉज करने वाला फैक्टर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि होता है फूड पॉइजनिंग हो गई, हमने काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी खा लिया, फ्राइड फूड खा लिया, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा ले लिए, तो उस केस में फूड पॉइजनिंग हुई और वोमिटिंग हो गई। या फिर कोई हेड इंजरी है, सिर की चोट है, उस केस में भी हमें देखने को मिला। देखो पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा वोमिटिंग कैसे है ना। उसके बाद वायरल हेपेटाइटिस है, पीलिया वगैरह हो गया है, उस केस में भी हमें वोमिटिंग हो सकती है, ये कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, मेन बोलते हैं ना कि एसिडिटी है तो वोमिटिंग होनी ही होनी है, तो उसको एक अच्छा फैक्टर भी माना जाता है उस केस में, क्योंकि स्टमक का जो सारा कंटेंट है वो बाहर आ जाए। बट उसकी वजह से और दिक्कतें बढ़ जाती है, पूरा जो फूड पाइप है वो जलने लग जाती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो ये ठीक नहीं है। अब हम देख लेते हैं साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, यानी कि क्या क्या हमें लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होगा ये कि एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होगा तो भी वोमिटिंग हो सकती है ना, ये भी एक वोमिटिंग का लक्षण है। फीवर, बुखार हो गया है, उस केस में भी सर दर्द है, वर्टिगो, चक्कर आ रहे हैं, रैपिड पल्स रेट हो गई है ना, पल्स बहुत ज़्यादा तेज हमारी चल रही है ना, उस केस में भी। ड्राई माउथ, डिहाइड्रेशन या मुंह सूख गया है या पानी की बहुत कमी है, उस केस में भी हो सकता है। चेस्ट पेन, और देखते हो ना अगर पेट में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं उस केस में भी वोमिटिंग आने का पूरा चांस होता है। क्यों? क्योंकि गैस एक्सपेल्जन नहीं हो पाती है ना, तो उस केस में सारा जो कंटेंट होता है ना, वो सारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक्सपल्जन हो जाता है उसका फोर्सफुली। एक्सेसिव स्लीपीनेस है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो भी बोलते हैं कि वोमिटिंग आ सकती है। मेरा एक और चैनल है जिस पे मैं दृष्टि फार्मा के नाम से आपको मिलेगा, इसी में ही है, वो भी कनेक्टेड है। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे डी फार्मा के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, आने वाले टाइम पे आपको बैचलर का भी मिलेगा वहाँ पे। और देखोगे सभी की प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर कोई आपके नोन में है तो आप उसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला चैनल है, ये हर किसी के लिए है, इसे कोई भी देख सकता है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है
कि सबसे पहले टैबलेट देते हैं हम, कौन सी, ऑनडेम के नाम से ब्रांड है ये, है ना, ऑनडेम एमडी या फिर परसिस्ट एमडी के नाम से। ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉल्ट हमारा ओंडासेट्रॉन रहता है, ये एक प्रोकाइनेटिक है जो कि वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है स्पेशली। ठीक है, और भी ड्रग होते हैं, मेटोक्लोप्रोमाइड हो गया सॉल्ट हमारा, बट ये वाला दिया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होता है ना। तो इसमें ये हो गया, देखो एक है हमारा ओंडासेट्रॉन ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट होगी, है ना। दोनों ही ब्रांड अलग हैं, चीज़ें देखो सेम ही लिखा हुआ है, डिसइंटीग्रेटिंग, है ना। इसमें क्या होता है, इसको सुबह और शाम देना होता है, इसको खाना खाने से पहले भी दे सकते हो और खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। कोशिश करो कि खाना खाने से पहले ही दी जाए, बट देखते हो आप जो सर्जरी वगैरह होती है हमारी, है ना, कैंसर की सर्जरी हो गई, जैसे कीमो चल रहा है किसी का या कोई रेडिएशन दी जा रही है, तो उस केस में पेशेंट को सर्जरी के दौरान क्या होता है, वोमिटिंग होती है, तो उस केस में ये हमें देना होता है। और इसे कैसे लेना है, पानी के साथ आप स्वेलो भी कर सकते हो या फिर सबलिंगुअल तरीके से टंग के नीचे इसको रख के हम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट हमारा है कि कैप्सूल आता है, देखो रेजो डी के नाम से, जिसमें क्या है हमारा, देखो रेजो मीन्स रेबिप्राजोल है, सोडियम, ठीक है, 20 mg, और डॉम पेरिडोन आता है सस्टेन रिलीज, ये कैप्सूल आता है। इसको भूखे पेट सुबह शाम लेना होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, ये किसके अंदर आ जाता है, देखो हमारा ये डॉम पेरिडोन तो हमारा प्रोकाइनेटिक हो गया है, और रेबिप्राजोल हमारा क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, कि एसिडिटी हो गई है या फिर जो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, जीआरडी है, उस केस में ये बहुत ज़्यादा दी जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एसिडिक कंटेंट बहुत बढ़ जाता है रेबिप्राजोल, इसीलिए ये क्या है, एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, H+ आयन का जो को ट्रांसपोर्टर है जो इसको भेज रहा है, ठीक है, स्टमक में, ये उसको ही इनहिबिट कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते प्रोटोन का। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, रेबिप्राजोल दे देंगे तो वोमिटिंग रुक जाएगी। हाँ, इसको खाली पेट ही देना होता है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। खाली पेट देंगे तो क्या होगा कि उसका एक्शन अच्छा होगा, ठीक, और फिर उसके आधे घंटे बाद खाना खाएंगे, डाइजेशन होगा, तो वो अपना एब्जॉर्प्शन अच्छे से शो करेगा। ठीक है, खाली पेट में, अब वैसे डॉक्टर एडवाइस इसे खाली पेट ही करते हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट देखते हैं इसका, देखो सिरप आता है, अगर कोई नहीं ले पा रहा है रेबिप्राजोल के कैप्सूल को, तो वो क्या ले सकता है, पेंटॉप MPS ले सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा देखो क्या क्या है, पेंटॉप MPS है तो पेंटोप्राजोल है इसके अंदर। ठीक है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह है जो एक एंटासिड होता है, तो वो हमें देना होता है। देखो इसे सुबह शाम दोपहर में भी 3 टाइम दिया जाता है, 2 चम्मच। आपने देखा भी होगा, पेंटॉप MPS हो गया, और अगर सिर्फ एंटासिड देते तो डाइजीन बड़ा फेमस है ना। सिर्फ उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है, सॉल्ट। आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट ट्रीटमेंट है हमारा क्या, प्रोक्लोरपेराजीन मेलिएट, माउथ डिजॉल्विंग, है ना, ये माउथ में ही हमारा डिजॉल्व हो जाता है। एमी काइंड के नाम से ये ब्रांड हमें देखने को मिलता है। ये हम कब देंगे, जब ज़रूरत है केस में हमें ये तभी देना है, नहीं तो देखो ऐसा होता है कि अगर किसी को कैप्सूल से आराम नहीं हो रहा है, गैस के कैप्सूल से, तो उसे इंजेक्शन तक देना पड़ जाता है, रेबिप्राजोल का, रेंटैक का, है ना, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का, तो वो एक सीवियर अगर वोमिटिंग है तब हम वो देते हैं। और इसको भी ऐसे ही तब देना है जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है कंडीशन, वोमिटिंग होने की वजह से क्या हो रहा है कि नर्व्स जो है वो उन पे भी असर पड़ रहा है। ठीक है, तो उस केस में हमें देना होता है कि कन्वल्जन वगैरह के चांसेस ना बढ़ जाएं, है ना, पेशेंट की ब्रेन पे असर ना हो जाए वोमिटिंग से, तो तब हमें ये मेडिसिन देनी होती है। क्यों, क्योंकि ये एंटीसाइकोटिक एजेंट है हमारा। ठीक है, हैबिट फॉर्मिंग भी हो सकता है, इसीलिए इसे हमें सिर्फ ज़रूरत है तभी देना है। तो ये था हमारा क्या, ट्रीटमेंट के बारे में। और गाइस देखो, जो भी मैंने यहाँ पे आपको मेडिसिन बताई है उसको आपने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है, डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही लेना है। क्यों, अगर कोई आपकी पहले से डिजीज़ चल रही है, कोई इंटरेक्शन ना हो जाए जो आपने यहाँ से मेडिसिन देख के ले ली, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बस ये आपके नॉलेज के लिए था, सो बिना एडवाइस के नहीं लेना है। गाइस वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। देन इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ग्रुप है, वो अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे भी आप बता सकते हो जो भी आपकी क्वेरी है, किस डिज़ीज़ पे चाहिए आपको वीडियो, किस मेडिसिन पे चाहिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो थैंक यू, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना,
एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत होती है ये, ठीक है। तो शेयर भी ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो भी आने वाला अपडेट होगा, कोई भी वीडियो अपलोड होगी आपको मिल जाएगी।